आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ईद उल अज़हा से पहले मगरबी बंगाल में सख्ती का नया दौर। मवेशी ज़बह के लिए सर्टिफिकेट लाजमी, खुली जगह पर पाबंदी और खिलाफ वर्जी पर सख्त सजा का किया गया ऐलान। एनसी हुकूमत में बगावत की आहट। एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान का उमर सरकार को खुला चैलेंज, बोले इसी तरह जुल्म रहा तो हंगर स्ट्राइक करूंगा। वकीलों का गाउन पहनकर कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी। हाईकोर्ट में लगे चोर चोर के नारे। बंगाल की सियासत गरम। पोस्ट पोल वायलेंस पर कोर्ट में छिड़ी जंग। बीजिंग समिट में शी जिनपिंग की ट्रंप को सख्त वार्निंग। ताइवान मामले में मुदाखलत हुई तो अमेरिका चीन टकराव पूरी दुनिया को खतरे में डाल सकता है। पाकिस्तान से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से बात करें मरकज। अल्ताफ बुखारी का मरकज को सीधा पैगाम। नौजवानों की बेचैनी पर किया इजहार तशवीश। जम्मू कश्मीर असेंबली में कमेटी की कुर्सी पर सियासत गरम। बीजेपी नाराज। लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने किया बाइकॉट का इशारा, बोले हिसाब बराबर नहीं। एनसी बोली हिसाब किताब समझ के बात करें। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर ने नीट पेपर लीक मामले में दिया तनाज़िया बयान, बोले पेपर कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शिफा बख्श इलाज करते हैं। मगरबी बंगाल में ईद उल अज़हा से पहले नई बनी बीजेपी की क़यादत वाली हुकूमत ने मवेशी ज़बा से मुतल्लिक सख्त हिदायत जारी कर दी है। हुकूमत ने साल 1950 के बंगाल कानून और साल 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि गायें, भैंस और दूसरे मवेशी को ज़बा करने से पहले ऑफिशियल सर्टिफिकेट लेना लाजमी होगा, जो कि ये तस्दीक करेगा कि जानवर ज़बा के काबिल है। यह सर्टिफिकेट सिर्फ तब जारी किया जा सकता है जब लोकल सिविक अथॉरिटीज और गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर मिलकर ही ये फैसला करें। इस फैसले के मुताबिक जानवर तभी ज़बा के काबिल समझा जाएगा जब वो 14 साल से ज्यादा उम्र का होगा, कम या फिर नस्ल बढ़ाने के काबिल ना रहा होगा, या फिर बुढ़ापे, जख्म, बीमारी या किसी ला इलाज हालत की वजह से वो बिल्कुल नाकारा हो चुका होगा। हुकूमत ने वाजे कर दिया है कि सिर्फ सर्टिफाइड जानवरों को ही मुकर्रर स्लॉटर हाउसेज में ज़बा किया जा सकेगा, जबकि खुली जगहों पर ज़बा करना सख्त मना होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर 6 महीने तक कैद, 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि कोई भी शख्स बगैर सर्टिफिकेट के किसी जानवर को ज़बा नहीं कर सकता। सर्टिफिकेट सिर्फ म्युनिसिपल चेयरमैन या फिर पंचायत समिति के सभापति और सरकारी वेटनरी डॉक्टर मिलकर ही जारी कर सकते हैं और दोनों की लिखित रजामंदी जरूरी होगी। अगर किसी को सर्टिफिकेट ना मिले तो वो 15 दिन के अंदर अपील कर सकता है। ईद उल अज़हा से ठीक पहले आया ये एक फैसला सियासी और समाजी सतह पर भी अहम समझा जा रहा है, क्योंकि इस मौके पर मवेशी ज़बा और उससे मुतल्लिक रिवायात आम हो जाती। वहीं इससे पहले भी हुकूमत ने पुलिस को हिदायत दी थी कि नाकानूनी कैटल ट्रेड और ज़बा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रवैया अपनाया जाए। नई हुकूमत ने एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को सख्ती से नाफिज करने का फैसला किया है और कहा है कि नाकानूनी कैटल मार्केट्स, ज़बा खाने और इलीगल माइनिंग के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, जबकि कानूनी और रजिस्टर्ड तिजारत को जारी रखा जाएगा। जम्मू कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजौरी पुंछ के थला मंडी इलाके से एमएलए मुजफ्फर इकबाल खान ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ खुलकर नाराजगी जाहिर कर दी है और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी पर नाइंसाफी और सियासी दबाव के इल्जामात लगाए हैं। मुजफ्फर इकबाल खान की जानिब से कहा गया है कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ शदीद नाइंसाफी की गई और अगर ये रवैया जारी रहा तो वो धरना देने और हटा के हंगर स्ट्राइक तक करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने साफ अल्फाज में कहा है कि नाबार्ड प्रोजेक्ट सैंक्शन में उन्हें सिर्फ 5 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि राजौरी डिस्ट्रिक्ट की दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 50 करोड़ रुपए मिले हैं। इस तरह से पुल सेक्टर में भी उनकी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक भी पुल नहीं दिया गया, जबकि दूसरी तरफ से 40 करोड़ के पुल सैंक्शन हुए हैं। मुजफ्फर इकबाल खान की जानिब से कहा गया कि यह सीधा सीधा जुल्म और डिस्पैरिटी है, जिससे कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका यह कहना है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करते आए हैं और कभी हुकूमत के मुखालिफ नहीं रहे, फिर भी उनके साथ सियासी खींचतान क्यों की जा रही है, ये उनकी समझ से बाहर है। उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ वो ही नहीं बल्कि दूसरे इलाकों के एमएलएज भी अपने साथ नाइंसाफी का शिकवा कर रही हैं। मुजफ्फर इकबाल खान की जानिब से कहा गया कि राजौरी वाला एमएलए और बुद्दल के रहनुमा भी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके इलाकों के साथ भी ज्यादती हुई है।
मुजफ्फर खान ने सख्त लहजे में कहा कि क्या पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ नौशहरा से इलेक्शन लड़ेगी और हम अपने इलाके के लोगों को क्या जवाब दें जब उनके साथ लगातार से नाइंसाफी हो रही है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर इसी तरह से डिस्पैरिटी और भेदभाव जारी रहा तो हालात खराब हो सकते हैं। उनका यह कहना है कि वो पहले इस मामले पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से बात करेंगे और उसके बाद ही फाइनल डिसीजन लेंगे। सियासी माहौल में इस बयान को नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज के तौर पर देखा जा रहा है। आगा रुहुल्ला मेहदी, मियां अल्ताफ अहमद लारवी, डॉक्टर बशीर अहमद वीरी और उसके बाद अब मुजफ्फर इकबाल खान का खुलकर हुकूमत पर सवाल उठाना उमर अब्दुल्ला के लिए नए सियासी प्रेशर की निशानी माना जा रहा है। राजौरी, पुंछ और पीर पंजाल इलाके में तरक्की फंड और प्रोजेक्ट की तकसीम को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है और अपोजिशन के साथ साथ अब हुकूमत के अपने लीडर्स भी आवाज उठाने लग गए हैं। और मेरे तो अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मैं एक बार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से नेक्स्ट वीक मिलने की कोशिश करूंगा कि मेरे साथ जो ज्यादती है, बाकी का तो मुझे पता नहीं है, जो मेरे साथ ज्यादती हुई है मैं उसको एक बार चीफ मिनिस्टर साहब से करूंगा। उसके बाद आई विल टेक अ फाइनल डिसीजन, फाइनल कॉल दूंगा मुझे क्या करना है। नाबार्ड की रोड सैंक्शन हुई, मुझे 5 करोड़ मिला और डिस्ट्रिक्ट राजौरी में ही एक कंस्टिट्यूएंसी को 50 करोड़ मिला। ब्रिजेस सेक्टर में मुझे एक ब्रिज भी नहीं मिला पूरी कंस्टिट्यूएंसी में, और दूसरी तरफ 40 ब्रिज हैं, 40 करोड़ के ब्रिज। मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात के बाद तशद्दुद और सियासी हमलों का मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। साबका वज़ीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी खुद हाई कोर्ट में हाजिर हुई, जहां उन्होंने पोस्ट पोल वायलेंस के मामले में अदालत से बंगाल के लोगों को बचाने की अपील की। ममता बनर्जी वकीलों का सियाह गाउन पहनकर कोर्ट पहुंची और उनके साथ ही सीनियर टीएमसी के रहनुमा चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी भी मौजूद रहे। ये मामला एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL से जुड़ा हुआ है, जिसमें इल्जाम लगाया गया कि साल 2026 असेंबली इंतखाबात के नतीजों के बाद से बंगाल के मुख्तलिफ इलाकों में टीएमसी वर्कर्स, पार्टी ऑफिसेज और रहनुमाओं पर हमले हुए, कई दफ्तर जला दिए गए और कई वर्कर्स को अपने घर छोड़कर भागना पड़ा। ये केस चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने सुना गया है। वहीं कोर्ट में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाल में आम लोगों को धमकाया जा रहा है, पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही और कई इलाकों में लूटमार और तोड़फोड़ का सिलसिला जारी है। उन्होंने कहा कि बंगाल को महफूज रखिए, ये बुलडोजर स्टेट नहीं है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पुलिस के सामने घरों और ऑफिस पर कब्जे किए जा रहे हैं, औरतों और बच्चियों को धमकाया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ तशद्दुद बढ़ता जा रहा है और बाजार तक महफूज नहीं रहे। कोर्ट के बाहर भी उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब हियरिंग के बाद ममता बनर्जी वहां से निकल रही थी और कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ चोर चोर के नारे लगाए। टीएमसी रहनुमा और एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी से मुतासिर कुछ लॉयर्स ने जानबूझकर ममता बनर्जी को जलील करने की कोशिश की और उन्हें महफूज तरीके से बाहर निकालने में काफी मुश्किल हुई। कल्याण बनर्जी की जानिब से कहा गया कि अदालत किसी को चोर या डाकू कहने की जगह नहीं है और अगर ये एक साबका वज़ीर आला के साथ ऐसा हो सकता है तो आम टीएमसी वर्कर्स के साथ आखिर क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टीएमसी ने सोशल मीडिया पर भी अपने बयान जारी करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने खुद कोर्ट में खड़े होकर जमहूरियत, दस्तूर और बंगाल की आवाम के लिए लड़ाई लड़ी है। पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इलेक्शन के बाद से बंगाल में सियासी इंतकाम और तशद्दुद का माहौल पैदा किया गया। पिटीशन में कोलकाता, हावड़ा और कई डिस्ट्रिक्ट टाउन्स में अरसों तोड़फोड़ और पार्टी वर्कर्स पर हमले का जिक्र भी सामने आया है। वहीं टीएमसी रहनुमाओं का दावा है कि इलेक्शन नतीजों के बाद से कई वर्कर्स कत्ल भी हुए और पार्टी ने कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा भी किया। यह पूरा मामला बंगाल की सियासत में एक नए सियासी तूफान की तरफ इशारा कर रहा है, जहां पर बीजेपी की जीत के बाद से टीएमसी और बीजेपी के दरमियान इल्जामात और तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और चीन के दरमियान ताइवान के मामले पर तनाव एक बार फिर सामने आया है। चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से बीजिंग में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 घंटे से ज्यादा चलने वाली अहम मुलाकात में साफ अल्फाज में तनबीह दी है कि अगर ताइवान के मामले को गलत तरीके से हैंडल किया गया तो दोनों मुल्कों के दरमियान टकराव और जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। चाइनीज स्टेट मीडिया CCTV के मुताबिक शी जिनपिंग ने कहा है कि ताइवान के मामला चीन और अमेरिका के ताल्लुकात का सबसे अहम इशू है और अगर इसे गलत अंदाज में संभाला गया तो पूरे चीन अमेरिका
रिलेशन को शदीद खतरा में डाल सकता है। 2 रोजा समिट के आगाज में डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट तक चली है। चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक शी जिनपिंग ने ट्रंप को वाज़ेह पैगाम दिया है कि ताइवान के मामले में किसी भी गलती से क्लैशेस और कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं। दिलचस्प बात तो ये रही है कि व्हाइट हाउस के ऑफिशियल बयान में ताइवान का ज्यादा जिक्र नहीं किया गया और तवज्जो ट्रेड, ईरान जंग और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन पर रखी गई। डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बातचीत को ग्रेट करार दिया और कहा कि चाइना एक खूबसूरत मुल्क है। इसके बाद ही ट्रंप स्टेट बैंकेट में भी शरीक हुए, जहां पर अमेरिका की बड़ी कंपनीज के बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स भी मौजूद रहे। टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने भी शी जिनपिंग के साथ बातचीत को ऑसम करार दिया। ताइवान ने भी इस मुलाकात पर नजर रखी हुई है। वहीं ताइवान के मेनलैंड अफेयर्स काउंसिल के स्पोक्सपर्सन की जानिब से कहा गया कि ताइपेई हुकूमत वाशिंगटन के साथ ही करीबी राब्ते में है और मीटिंग को गौर से मॉनिटर कर रही है। ताइवान की जानिब से कहा गया है कि हर यूएस चाइना समिट में ताइवान का इशू अहम रहता है, लेकिन इस बार कोई हैरानकुन बात सामने नहीं आई। व्हाइट हाउस की जानिब से अपने बयान में कहा गया कि ट्रंप और शी जिनपिंग ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ताउन बढ़ाने, अमेरिकी बिजनेस को चीन में ज्यादा मार्केट एक्सेस देने और चाइनीज इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर बात की है। दोनों रहनुमाओं ने फेंटेनिल ड्रग्स के रॉ मटेरियल की अमेरिकी स्मगलिंग रोकने और चाइना की तरफ से अमेरिकन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की खरीद बढ़ाने पर भी जोर दिया। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने पर भी इत्तेफाक हुआ ताकि दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई मुतासिर ना हो। शी जिनपिंग ने स्ट्रेट की मिलिटराइजेशन और टोल लगाने की मुखालफत की है। साथ ही ये भी कहा कि चाइना मुस्तकबिल में ज्यादा अमेरिकन ऑयल खरीदने में दिलचस्पी रखता है ताकि स्ट्रेट पर अपना इन्हसार कम कर सके। दोनों ममालिक ने भी इस बात पर इत्तेफाक किया है कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से आरएसएस के रहनुमा दत्तात्रेय होसाबले और साबका आर्मी चीफ मनोज नरावणे के पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू से मुतल्लिक बयानात पर अपना रिएक्शन देते हुए कहा कि हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत पाकिस्तान से बात करे या ना करे ये उसका फैसला है, लेकिन इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मरकज को जम्मू कश्मीर की आवाम से गुफ्तगू करनी चाहिए ताकि उनके असल मसाइल और शिकायत को दूर किया जा सके। अल्ताफ बुखारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही है, खासतौर पर नौजवान तबका परेशान है, उनके मसाइल को फौरन हल करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि बेरोजगारी रोज बरोज बढ़ रही है, जबकि नौजवान और उनको रोजगार के मौके पैदा करने और नौकरियों के लिए काफी इकदाम नहीं किए जा रहे। अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया है कि बहुत से नौजवान पासपोर्ट हासिल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से वो मुल्क से बाहर जाकर बेहतर रोजगार के मौके भी नहीं ढूंढ पा रही। उनका कहना है कि महंगाई ने आम लोगों की कमर तो तोड़ दी है और घर पर उसका सीधा असर पड़ रहा है। अल्ताफ बुखारी ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर की माशियत की रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, टूरिज्म और इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार है और उन्हें फौरन तवज्जो की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ बड़ी इंडस्ट्रीज ही नहीं बल्कि एमएसएमई और एसएसआई सेक्टर्स भी तबाही के दौर से गुजर रहे हैं और हजारों खानदानों का रोजगार खतरे में पड़ चुका है। अपने बयान में अल्ताफ बुखारी ने जोर देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम की रोजमर्रा की जिंदगी इन तमाम मसाइल से बुरी तरह मुतासिर हो रही है और इसी वजह से लोगों में ये एहसास पैदा हो गया है कि यहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और हालात को पूरी तरह नॉर्मल करार नहीं दिया जा सकता। देखिए, आपको पता है अपनी पार्टी का एक वाज़िया स्टैंड है। पाकिस्तान से बात करना या ना करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्व्यू में है, वो जो समझेंगे वो करें, लेकिन हमारा मुतालबा है जब आज आप पाकिस्तान के साथ बात करने की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के यूथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वादा प्राइम मिनिस्टर ने किया है, होम मिनिस्टर ने किया है, हमारा मुतालबा है कि उनके साथ डायलॉग फ़ौरन से पेशतर शुरू किया जाए, क्यों इनके मसाइल हैं, इनकी वजह से अमन जम्मू कश्मीर वापस लौटा है। और अगर कोई अभी भी सफ़र कर रहा है, वो जम्मू कश्मीर का नौजवान और जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर से दरख्वास्त है कि वो जैसा वादा उन्होंने किया है अपने लोगों के साथ बात करें ताकि एक खुशहाल जम्मू एंड कश्मीर जो पूरे मुल्क के लिए एक खुशाइन बात होगी उससे शुरुआत हो। जम्मू कश्मीर असेंबली की हाउस कमेटी की सदारत के तकसीम पर सियासी तनाज़ा तेज हो गया। अपोजिशन के रहनुमा सुनील कुमार शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही एक मीटिंग करेगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि क्या पार्टी कमेटीज की कार्रवाई का बाइकआउट करे या नहीं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कमेटी चेयरमैनशिप की तकसीम इंसाफ पर मबनी नहीं है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और उसके हिमायतियों को ज्यादा फायदा दिया जा रहा है। शर्मा के मुताबिक ये कहा गया कि असेंबली को नेशनल कॉन्फ्रेंस का मरकज बना दिया गया है और अपोजिशन की आवाज को दबाकर उनकी गलतियां और नाकामियां उठाने से रोका जा रहा है।
उन्होंने स्पीकर पर भी तनकीद की और कहा कि वो जानिबदारी का मुजाहिरा करे और जमहूरी उसूल, खासतौर पर मुनासिब नुमाइंदगी के उसूल की खिलाफवर्जी को रोक ले। उन्होंने ये भी कहा कि जबकि रूलिंग अलायंस के पास 54 रकन हैं और उन्हें 8 कमेटी की सदारत दी गई है, जबकि बीजेपी के पास 29 नशस्तें होने के बाद भी उनको सिर्फ एक ही चेयरमैनशिप मिली है, जो कि अवाम के मैंडेट की तोहीन है। इस पर जरीबल से एमएलए तनवीर सादिक की जानिब से सोशल मीडिया पर जवाब देते हुए कहा गया है कि पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी को तकरीबन 62.5% कमेटीज की चेयरमैनशिप मिलती है, जबकि ऑपोजिशन और दूसरों को 37.5% मिलती है, जो कि एक जमहूरी रिवायात और नंबर पर मबनी उसूल है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 9 कमेटीज में से 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है, जो कि 55.56% बनता है, जबकि बाकी 4 यानी 44.44% दूसरी जमातों के पास है। तनवीर सादिक ने कहा कि ऑपोजिशन रहनुमा को नंबर समझने चाहिए और आंसू बहाने से पहले हिसाब किताब देख लेना चाहिए। उन्होंने नवाज सुब की तारीखी हैसियत का जिक्र करते हुए कहा है कि ये इदारा हमेशा जम्मू कश्मीर के बड़े सियासी रहनुमा पैदा करते आए हैं और उसकी रिवायात आज भी कायम है। राजस्थान के तालीमी वजीर मदन दिलावर की जानिब से जोधपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा गया कि नीट यूजी 2026 इम्तिहान को कैंसिल करना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी किसी बड़े इम्तिहान में गलत काम या फिर नाइंसाफी सामने आती है तो हुकूमत और इदारे सख्त कदम उठाती हैं। उनके मुताबिक जांच एजेंसीज ने जब इम्तिहान में बेकायदगी या फिर शुबा पैदा होने वाली बात देखी, जिसमें तकरीबन 23 लाख तलबा ने हिस्सा लिया था, तो इम्तिहान को कैंसिल करने का फैसला किया गया। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि जहां भी पेपर लीक या बदउनवानी सामने आती है, हुकूमत उसे ठीक करने के लिए एक्शन लेती है और जो भी इसमें मुलव्विस होगा, चाहे वो सीकर से हो, वेस्ट बंगाल से हो या फिर कश्मीर से हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के बाद से तनकीद होने पर वजीर के मीडिया टीम ने वजाहत दी है कि वायरल वीडियो मुकम्मल नहीं है। उनका यह कहना है कि वजीर ने असल में ये कहा था कि अगर पेपर लीक का शक हो तो इम्तिहान को कैंसिल करना तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त कदम है और वाज़ेह तनाजुर में यह फैसला जरूरी होता है। दूसरी तरफ से कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी हुकूमत इस मामले की तफसीलात को छुपाने की कोशिश कर रही है ताकि किसी भी शर्मिंदगी से बचा जा सके। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है तो निर्णय लिया कि रद्द कर दी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहां भी गड़बड़ दिखाई देगा जहां उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।